हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं रिवीजन प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कल हमने डिस्कस किया था 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है सऊदी अरब में। मैंने बताया था कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताएगा कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की क्या दिशा होनी चाहिए। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी द न्यू कंपास। कंपास क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। तो इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर का जो क्या डायरेक्शन होना चाहिए ये बताने के लिए सऊदी अरब ने ये पूरा 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो समिट है उसको आयोजित किया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की एक पहली महिला डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की जो पहली महिला डायरेक्टर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पद्मा बंदोपाध्याय, साधना सक्सेना, माधुरी कानिटकर या इनमें से कोई नहीं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो साधना सक्सेना जी हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनसे संबंधित एक और फैक्ट हमने देखा था कि ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिनको एयर मार्शल की जो रैंक या उपाधि प्राप्त हुई है। तो पहली कौन सी महिला थी? तो पहली थी पद्मा बंदोपाध्याय जी। ये पहली महिला थी जिनको एयर मार्शल रैंक पे बिठाया गया था। और दूसरी साधना सक्सेना जिनको एयर मार्शल की पदवी प्राप्त हुई है। और इन्हें हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो नाम को याद रखेंगे, साधना सक्सेना, मिलिट्री हॉस्पिटल की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कल हमने बात की थी वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट के बारे में। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, यूरोपियन यूनियन या WTO। तो कल देखा था हमने कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जो है वह यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने देखा था कि इसमें अभी वर्तमान में 27 जो देश हैं और लेटेस्ट जो है अंतिम रूप से कौन जुड़ा है? तो क्रोएशिया। पहले 28 थे, ब्रिटेन के ब्रेग्जिट के बाद से अब उसमें हो गए हैं 27 देश। तो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, जिसने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट के बारे में बताया और उसमें दो चीज़ें मेंशन की गई थी। एक तो कर चोरी का क्या उपाय होना चाहिए, दूसरा बताया था GMT यानी कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स, और जो कि OECD के द्वारा 15% तय किया गया है। मतलब कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी हो उसको अपनी कुल विदेशी आय का 15% एक मिनिमम टैक्स देना ही देना पड़ेगा। इस GMT के बारे में भी इस वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 में जिक्र किया गया था। तो यह हुए कल के प्रश्न जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किए थे। अब चलते हैं हम आज के नए टॉपिक्स की तरफ। तो नया टॉपिक देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक है आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव जो है वस्त्र से संबंधित एक महोत्सव है, एक मेला वस्त्रों का। कहाँ पर लग रहा है? तो देख लेते हैं। इसका आयोजन किया जा रहा है अहमदाबाद, गुजरात में। कब से कब तक? तो 25 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो आदि महोत्सव है उसका आयोजन गुजरात में किया जाने वाला है। उद्घाटन किसके द्वारा? तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जो अर्जुन मुंडा जी हैं, इसका उद्घाटन किया है इन्होंने। किसका? तो आदि महोत्सव कहाँ आयोजित? तो अहमदाबाद, गुजरात में। देख लेते हैं कि आयोजन जो है वो तो उद्घाटन अर्जुन मुंडा जी ने किया है, लेकिन जो पूरा आयोजन देख कौन रहा है, पूरी व्यवस्था कौन संभाल रहा है? तो ट्राइफेड जो है वो एक जो भारतीय जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की नोडल एजेंसी है वह इस पूरी व्यवस्था को और इस पूरे महोत्सव को देख रही है, उसका आयोजन करवा रही है। तो हम ट्राइफेड के बारे में आगे देखेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि ट्राइफेड जो है वो आदि महोत्सव का आयोजन करवा रही है और यह किसके अंदर आता है? तो केंद्रीय जनजातीय जो मंत्रालय है उसके अंदर ये आता है। ये क्या संदेश देना चाहता है? तो ये पूरा आदि महोत्सव जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी जो हमारी नीतियां हैं, मतलब कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कहने का मतलब है कि जो हमारे भारत में विविधता है उसको एक जगह पे लाना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ों के बारे में, हमारे वस्त्रों के बारे में, हमारी जो सुंदर कलाकृतियां हैं जो छोटे लेवल पे आदिवासी जो जनजाति समूह बनाते हैं उसके बारे में पता हो। साथ के साथ वोकल फॉर लोकल यानी कि जो लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी वैश्विक रूप में पहचान नहीं मिल पाई है उनको देश के स्तर पर भी और विश्व के स्तर पर भी पहचान दिलाने के लिए इस तरीके का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो दो चीज़ें इसमें, दो संदेश देना चाह रही है हमारी सरकार। क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत और वोकल फॉर लोकल।
इसमें क्या है कि इस महोत्सव में 100 से अधिक जो जनजातीय जो समूह हैं, जो कि छोटे मोटे जो हथकरघा हो गया और वस्त्रों से उत्पादन से संबंधित जो काम करते हैं, तो ऐसे 100 से अधिक जो है पिछड़ी जनजातियां हैं, वो अपने अपने उत्पादों को लेकर के इस मेले में एक स्टॉल लगाने वाली है। वहाँ पर भारी संख्या में लोग जाएंगे, देखेंगे, जनजातियों की जो विशिष्ट कलाकृतियां हैं उससे अवगत होंगे, पसंद करेंगे। इससे क्या होगा, इनको आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ के साथ में देश में एक पहचान भी मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। क्या? तो आदि महोत्सव। ध्यान रखेंगे, वस्त्रों से संबंधित है। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है। अब देख लेते हैं आगे, गुजरात में ये आयोजित हो रहा है। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। आदि जाति जो राज्य मंत्री वहाँ पर है, मतलब जनजाति मंत्रालय जो गुजरात का है, वहाँ के जो राज्य के मंत्री हैं वो कौन है? तो कुबेर भाई डिंडोर जी हैं। केंद्रीय लेवल पे अर्जुन मुंडा जी हैं और राज्य के स्तर पर जनजाति विभाग के मंत्री कौन है? तो कुबेर भाई डिंडोर जी हैं। ट्राइफेड के बारे में मैंने बोला कि हम चर्चा करेंगे, तो कर लेते हैं। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट जो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राइफेड है ये 1987 में बनी थी। क्या है ये? एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है। सहकारी समिति कहने का मतलब है कि ये जो सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। क्या करती है ये? तो जितना भी ट्राइबल से रिलेटेड यानी कि जनजातियों से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको आगे बढ़ाने की, उनका विस्तार करने की, विकास करने की जितने भी मामले हैं ये ट्राइफेड देखती है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली पर। मैंने पहले ही बता दिया कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जनजातीय मंत्रालय का एक नोडल एजेंसी है ट्राइफेड, और यही आदि महोत्सव का आयोजन भी करवा रही है। चलिए, आदि महोत्सव के बारे में देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे जो देश में रक्षा के मामले में या अंतरिक्ष के मामले में एक नए नए शोध होते जा रहे हैं। हम एक नई वैश्विक स्थिति हम मजबूत अपनी कर रहे हैं। अंतरिक्ष के मामले में, रक्षा के मामले में एक नई पहचान बना रहे हैं। उसी क्रम में एक और चीज़ जुड़ गई है। क्या जुड़ी है? तो विक्रम-1। विक्रम-1 जो है एक रॉकेट है। इतना खास क्यों है? क्योंकि इसको जिन्होंने बनाया है वह पहली जो है निजी स्टार्टअप कंपनी है। मतलब पहले हम अंतरिक्ष और रक्षा के मामले में निजी कंपनियों को बनाने का, निर्माण करने का नहीं देते थे अथॉरिटी, लेकिन जब से हमने ये प्रोग्राम चालू किया है तो स्काई रूट एक ऐसी कंपनी बनी है, एक ऐसी पहली स्टार्टअप या प्राइवेट कंपनी बनी है जो अंतरिक्ष के मामले में नित नए शोध कर रही है। तो उसने एक नया रॉकेट बनाया है, विक्रम-1। ये इनका दूसरा रॉकेट है। किसने बनाया है? मैंने बताया, स्काई रूट एयरोस्पेस ने। इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो ये कि 7 मंजिला इमारत के बराबर इस रॉकेट की ऊंचाई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा होगा। इसमें है कि ये 300 केजी जो पे लोड है उसको पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है। हम देखेंगे कि ये लो अर्थ ऑर्बिट या पृथ्वी की निचली कक्षा क्या होती है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं विक्रम-1 के बारे में। तो विक्रम-1 जो है उसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। 3D मुद्रित इसमें तरल इंजन का प्रयोग हुआ है। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें भी लिक्विड इंजन का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पर ये जो 3D मुद्रित जो तरल इंजनें होती हैं, इसमें पहले से ही एक ही इंजन के जो 2-3 चरण होते हैं उनको मर्ज करके एक 3D प्रिंट के रूप में ऐसा लगता है जैसे कि एक ही इंजन है। इस तरीके का 3D मुद्रित तरल इंजन बनाया गया है। क्या है इसकी एक और खासियत कि ये ऑल कार्बन फाइबर बॉडी है, मतलब कि पूरे के पूरे कार्बन के तंतुओं से बना हुआ ये पूरा रॉकेट है। नाम क्या है? विक्रम-1। मैंने शुरू में बताया कि स्काई रूट की ये दूसरी इस तरीके की कोई पहल है, दूसरा रॉकेट है। तो पहला भी उन्होंने बनाया होगा, हाल ही में उन्होंने बनाया है। पहला रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम-S। पहले उन्होंने विक्रम-S का निर्माण किया था, अब उन्होंने दूसरा रॉकेट बना लिया है विक्रम-1। ये लॉन्च कब होगा? तो लगभग 2024 में इसको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो ये स्काई रूट का दूसरा प्रोजेक्ट है। दूसरा कौन सा? विक्रम-1। पहला कौन सा था? विक्रम-S। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि हम आगे चर्चा करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। उसके पहले देखते हैं कि स्काई रूट एरोस्पेस, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया कि क्या है यह। भारत की पहली रॉकेट लॉन्चिंग प्राइवेट कंपनी है। पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो रॉकेट के दिशा में, रॉकेट के क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। इसकी स्थापना जो है इसरो के पूर्व इंजीनियर्स और विज्ञानियों ने मिलकर की है। जो इसरो के पूर्व जो वैज्ञानिक रहे हैं उन लोगों ने, उन इंजीनियर्स ने मिलकर के स्काई रूट एरोस्पेस की निर्माण किया है। मालिक कौन है इनके? तो पवन कुमार चंदना जी और नागा भरत डाका जी इनके मालिक हैं।
मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय का नाम क्या है? मैक्स-क्यू। ये भी जब बना था तो बहुत हाईलाइटेड हुआ था, तो परीक्षा की दृष्टि से इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जो स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय है जो कि हैदराबाद में है, उसका नाम क्या है? तो मैक्स-क्यू उसका नाम है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पूरा रॉकेट है वो कहाँ पर लगने वाला है? तो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे जो अंतरिक्ष में कोई भी रॉकेट वगैरह या उपग्रह भेजे जाते हैं तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं। इसमें भेजने का कारण क्या है? दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पृथ्वी से सबसे पास में होती हैं, भेजना आसान होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जितने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं या उपग्रह हैं, उनको इस कक्षा में भेजा जाता है। क्यों? पृथ्वी के पास होते हैं तो पृथ्वी की अच्छे से वो इमेज, एक स्पष्ट क्लियर इमेज हमको भेज पाते हैं। इसलिए अधिकतर जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी कि अगर पृथ्वी के मानचित्र का, पृथ्वी में कोई संसाधन है उसका अगर पता लगाने वाले उपग्रह हम भेजते हैं तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो पृथ्वी की सतह के बहुत अधिक निकट होते हैं। ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 60 किलोमीटर से लेकर के 160 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक के बीच में ये ऊंचाई होती है इनकी, और इनमें ज़्यादातर उपग्रहों को रखा जाता है और उपग्रहों का तल जो होता है थोड़ा सा टिल्ड होता है। तो ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट की खासियत है और ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग उपग्रह इसमें भेजे जाते हैं। मैंने पहले बता दिया, क्लियर इमेज हमको प्राप्त होती है, स्पष्ट डाटा हमें प्राप्त होता है, इसलिए अधिकांश जो हम अपने जो सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजते हैं और विक्रम-1 जो है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाने वाला है 2024 में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जमरानी बांध परियोजना। मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि जो आपके आरओ का पेपर होता है उसमें बांध, कौन सा बांध कौन सी नदी पर और या फिर किस राज्य में है, ये पूछा जाता है। और अभी जमरानी बांध को लेकर के नई चर्चा है, न्यूज़ में है, तो हम देख लेते हैं जमरानी बांध। तो जमरानी बांध कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो है कि कृषि सिंचाई को ध्यान में रख करके इस बांध को बनाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ से जो पानी मिलेगा वो तो सिंचाई के साथ साथ बिजली वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत ही आगे चल के भविष्य में लाभदायक होने वाला है। कब पूरा होगा ये? तो 2028 में, ये मार्च में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी आशा है। कहाँ पर बन रहा है? तो नैनीताल जिले में बन रहा है। कौन सी नदी? तो रामगंगा नदी की सहायक जो है गोला नदी, उसके तट पर बन रहा है ये। कौन सा बांध? जमरानी बांध। याद रखेंगे रामगंगा नदी को, नैनीताल जिले को। इससे जो है वो हल्द्वानी जो शहर है उसको वर्ष भर जो है वो 42 MCM पेयजल तथा बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ये। तो ध्यान में रखेंगे नैनीताल रामगंगा नदी। उत्तराखंड में नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ ये जो है वो केवल उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को भी सिंचाई के लिए पानी और बिजली वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जैसे जिले भी हैं जो इन परियोजनाओं के तहत शामिल है। ध्यान में रखेंगे जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड में बन रहा है, लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो रामगंगा और बरेली जैसे जिले हैं उनको भी ये लाभ पहुंचाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ उत्तराखंड से संबंधित और बांध, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि परीक्षा में ये टॉपिक थोड़ा फेवरेट होता है, आरओ में तो स्पेशली। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख बांध हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। उसके बाद है मनेरी भाली परियोजना, ये भी भागीरथी नदी पर है उत्तरकाशी क्षेत्र में। फिर आता है ग्लोगी परियोजना, मंसूरी देहरादून में है ये। कालागढ़ बांध पौड़ी गढ़वाल वाले क्षेत्र में, ये भी रामगंगा नदी पर। तुमड़िया बांध कोसी नदी पर, उधम सिंह नगर। बैगुल बांध बऊर और ककराला नदी पर। मैं इसको आराम से इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपके दिमाग में भी बैठे जाए, ऐसा नहीं कि बस एक बारी ध्यान में दे दिया, देख लिया और फिर निकल गए। इनको ध्यान में रखेंगे, कई बारी पेपर में पूछता है, अगर आपको एक दो भी पता होता है तो एलिमिनेशन जो है वो आसान हो जाता है। तो टिहरी बांध, मनेरी भाली परियोजना, ग्लोगी परियोजना, कालागढ़ बांध, तुमड़िया बांध, बैगुल बांध, कोठार बांध, ये सभी जो हैं वो उत्तराखंड में कुछ विशेष जो बांध परियोजनाएं हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, आप जाकर के इनसे संबंधित उत्तराखंड के अन्य प्रमुख बांधों को भी आप देख सकते हैं और अपने एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, आपको काम आएगा। अब एक फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जो पानी का बांध जो है वो कहाँ पर बना है। तो सरदार सरोवर, कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बहुत ही फेमस जगह है, गुजरात के केवड़िया में जो है इसको बनाया गया है। तो सरदार सरोवर को भी याद रखेंगे, नर्मदा नदी पर है। लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस बांध परियोजना के माध्यम से किया जाता है।
चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है नमो शेतकारी महासम्मान निधि। देखिए नाम में नमो हो तो वो टॉपिक तो हमारे लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा है शेतकारी महासम्मान निधि। अगर ये परीक्षा में सिर्फ शेतकारी दे दे, जिसको नहीं पता होगा तो वो शायद ही ध्यान लगा पाए कि भाई ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो नमो शेतकारी जो महासम्मान निधि योजना है, यह एक किसानों से संबंधित योजना है। किसानों से संबंधित, जी हाँ। कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के शिरडी में अभी पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। क्या? नमो शेतकारी महासम्मान निधि। ये महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है। देखिए पीएम किसान योजना के तहत में जो हम हर साल जो है 6,000 रुपये किसानों को देते हैं, उनको थोड़ा सा लाभ जो है सहायता प्रदान करने के लिए, उसी के थीम पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान योजना लेकर वो आई है महाराष्ट्र सरकार। उद्देश्य क्या है कि 6,000 रुपये तो केंद्र से मिल ही रहा है, अब ये एक्स्ट्रा 6,000 रुपये देंगे, मतलब कि टोटल 12,000 जो है अब साल में किसानों को मिला करेगा। जब ये पूरा पीएम किसान निधि योजना आई थी तो बहुत इस पर डिबेट हुआ था कि 6,000 में होगा ही क्या, 6,000 में किसान क्या ही कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखकर कई सारे राज्यों ने अपने राज्य के लेवल पर भी इस तरीके की स्कीम्स लेकर आए, कई सारे राज्य। तो अब महाराष्ट्र भी उसमें शामिल हो गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये नमो शेतकारी महासम्मान योजना लॉन्च की है, जिसमें पीएम किसान जो केंद्र की योजना है उसके साथ इसको भी शामिल किया गया है। 6,000 उधर से मिलेंगे, 6,000 राज्य से मिलेगा। इसमें अतिरिक्त राशि दी जाएगी 3 किस्तों में, जैसे कि केंद्र के लेवल पे 3 किस्तों में मिलता था 2-2 हज़ार करके, वैसे इसमें भी 3 किस्तों में, और सीधे डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से बैंक में ये आ जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है उसके माध्यम से सीधे बैंक खातों में ये आएगा। अब मैंने बताया, चर्चा की कि जैसे ही ये सम्मान योजना आई थी उसके साथ साथ कुछ और भी राज्यों ने किया था। तो 2 बहुत ही हाईलाइटेड थे उस समय। तेलंगाना में रायथू बंधु योजना आई थी, सेम थी, लेकिन उसमें क्या था 10,000 सालाना दिया जा रहा था। और ओडिशा में कालिया योजना आई थी। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे और कहीं ना कहीं पेपर में पूछा भी जाता है इनके बारे में। तो जो तेलंगाना में है वो रायथू बंधु योजना और ओडिशा में है कालिया योजना। यह भी किसानों को एक सहायता देने के लिए बिल्कुल पीएम किसान सम्मान निधि की तरह ही ये राज्य सरकार के स्तर पर चलाई जा रही है, जिसमें 10-10 हज़ार रुपये एडिशनल जो है वो दिया जाता है किसानों को। कई राज्य ऐसे थे जो भी प्रो बीजेपी अगर नहीं थे, एंटी बीजेपी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें केंद्र की स्कीम नहीं चाहिए, तो फिर अपने राज्य पर भी उन्होंने राज्य के लेवल पे केवल लेकर आए थे। तो तेलंगाना वगैरह ऐसे राज्य थे जिनमें ये सारी परियोजनाएं चल रही थी, योजनाएं चल रही थी। क्या है? तेलंगाना का रायथू बंधु, ओडिशा का कालिया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा पीएम किसान निधि के बारे में। डेट पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट वाइज भी बन जाता है कई बार क्वेश्चन, ध्यान में आता नहीं है कि 2018 था, 17 था, 16 था, इतनी सारी तो स्कीम्स हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि पीएम किसान सम्मान जो है वह 1 दिसंबर 2018 में चालू हुआ था। ये 100% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है, इसलिए इसको केंद्रीय क्षेत्रक योजना बोलते हैं। 2 तरीके की योजनाएं होती है, एक होता है केंद्रीय क्षेत्रक और दूसरा होता है केंद्र प्रायोजित। तो जो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं होती है, नाम में ही है कि केंद्र का क्षेत्र 100% केंद्र की तरफ से फंडिंग की जाती है। लेकिन जो केंद्र प्रायोजित होता है, प्रायोजित का मतलब स्पॉन्सर्ड होता है। स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है कि भाई आप काम करो, हम आपको पीछे से सहायता देंगे। तो केंद्र जो प्रायोजित योजना होती है उसमें सरकार जो है, केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी भागीदारी होती है। मतलब राज्य काम कर रहे हैं, सरकार कुछ एडिशनल सपोर्ट दे देती है, वो होता है केंद्र प्रायोजित योजना। और ये है केंद्रीय क्षेत्रक योजना, मतलब 100% जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है पीएम किसान सम्मान में। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है? लॉयंस दैट ड्रंक द मून लाइट। नाम कितना अच्छा है ना, लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। किसने लिखी है? तो हाल ही में जो हमारे इसरो के अभी चेयरपर्सन जी हैं, कौन है? एस सोमनाथ जी। बहुत ही चर्चित हैं, सफल जो चंद्रयान मिशन का इन्होंने सफल परीक्षण करवा दिया है और भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो एस सोमनाथ जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, नाम क्या है? लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। तो इसको याद रखेंगे। इसके साथ साथ हमेशा बुक और ऑथर, जो किताब है और जो लेखक है, ये भी वनडे एग्जाम्स में बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों के इस साल में जो सेलिब्रिटीज़ रहे हैं उनकी कुछ बुक आई हैं जो हमेशा चर्चा में रही। साथ के साथ कुछ ऐसे 1-2 हम राइटर्स देखेंगे जो पिछले सालों में भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित कुछ अच्छी रचनाएं हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो बुक और ऑथर की सीरीज़ में अगर देखा जाए तो सावरकर जी पे बुक लिखी है, किसने लिखी है? विक्रम संपथ जी ने।
तो इसको ध्यान में रखेंगे। बुक का नाम है सावरकर, लिखा किसने है? विक्रम संपथ जी ने। एक बुक आई है बिलीफ या बिलीव, यह सुरेश रैना की जिंदगी पर आधारित है। सुरेश रैना की जीवनी है, लेकिन लिखा सुरेश रैना जी ने नहीं है, लिखा है भरत सुंदरसन जी ने। तो बिलीफ या बिलीव जो है वह सुरेश रैना की जीवनी पर लिखी गई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है कि किसके लिए लिखी गई है और लिखा किसने है, तो भरत सुदर्शन जो है उन्होंने इसको लिखा है। एक और भी बुक है, काफ़ी चर्चा में रही, नीना गुप्ता, जानते हैं सभी, बॉलीवुड की बहुत अच्छी एक अदाकारा हैं। इन्होंने बुक लिखी है सच कहूँ तो, नाम भी बहुत अच्छा है, सच कहूँ तो बन सकता है किसने लिखा है, तो नीना गुप्ता जी ने लिखा है। फिर एक बुक है, हमेशा देखिए रस्किन बॉन्ड हमेशा सबके फेवरेट रहते हैं, तो उनकी एक बुक है ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट परीक्षा के लिए भी फेवरेट हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑल टाइम फेवरेट किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। सच कहूँ तो किसकी है? नीना गुप्ता की। बिलीफ या बिलीव किसका है? भरत सुदर्शन, सुरेश रैना के ऊपर। सावरकर कौन सी है? विक्रम संपथ की। कुछ और देखते हैं इस बारी जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से और इम्पॉर्टेंट रहने वाले कुछ 2-3 बुक्स हैं। कौन सी? सबसे पहले तो है प्रथम श्रेणी में जिसको रखा जाएगा, टॉम ऑफ सैंड, जो रेत समाधि जो है गीतांजलि श्री की। हालांकि 2022 में इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला है, लेकिन 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी भारतीय हिंदी उपन्यास है, हिंदी भाषा उपन्यास है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला है। तो गीतांजलि श्री की टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है फियरलेस गवर्नेंस। देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखा किसने है? किरण बेदी जी ने। कौन है ये? तो पहली महिला आईपीएस जो हमारे भारत की किरण बेदी जी हैं, इन्होंने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस के ऊपर। इनको पुदुचेरी का जब गवर्नर बनाया गया था उसी समय में कुछ इनके एक्सपीरियंसेस होंगे जिनको इन्होंने लिखा है। तो फियरलेस गवर्नेंस जो है वो किसकी बुक है? किरण बेदी जी की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली महिला आईपीएस ने लिखा है और नाम क्या है? तो फियरलेस गवर्नेंस, गवर्नेंस के ऊपर है। और एक इम्पॉर्टेंट नाम है अरुंधति रॉय। हमेशा परीक्षाओं में अरुंधति रॉय कहीं ना कहीं तो आ ही जाती हैं, इनकी किसी न किसी बुक के बारे में पूछा जाता है। तो अभी इनकी हाल की कुछ 2-3 सालों में जो बुक लिखी गई हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं, तो कौन सी है? अरुंधति रॉय की आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। ये पूरी बुक का नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन। किसकी है? अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय की कुछ और चर्चित बुक्स हैं, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको बुकर भी मिला हुआ है। फिर एक और बुक है द डॉक्टर एंड सन और माई सेडिटिएशन हार्ट, ये 2019 में इन्होंने लिखी थी। तो अरुंधति रॉय की हाल के 2-3 सालों में जो इम्पोर्टेंट बुक रही है, अरुंधति रॉय हमेशा परीक्षा में चर्चित रहती हैं, मतलब कि पूछा जाता है फेवरेट टॉपिक या फेवरेट पर्सन है शायद तक ये परीक्षा लेने वालों का। तो अरुंधति रॉय की अभी जो है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन, उसके साथ साथ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये तो पहले भी पूछा जा चुका है, बुकर मिला है इसे। द डॉक्टर एंड सन और माई सेडिटिएट हार्ट याद रखेंगे। रेत समाधि हिंदी देखते हैं कि मैंने बताया कि ये हिंदी साहित्य में तो गीतांजलि श्री ने लिखी हिंदी भाषा में, पर उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद किया था डेजी रॉकबेल ने। तो ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजी में किसने इसका अनुवाद किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकबेल जी ने। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला ऐसा पुरस्कार हिंदी भाषी या हिंदी उपन्यास जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला था। तो इतना फैक्ट हमने देख लिया। शुरुआत कहाँ से की थी? तो हमने एस सोमनाथ जी की बुक से स्टार्ट किया था और ख़त्म यहाँ पर किया। अंत में इतना ही आज के लिए। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे साथ निरंतर बने रहिए और अगर हमें हमारे जो नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल की जो आपको पहल है अच्छी लग रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।